हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपके साथ ये डिस्कस करने वाला हूँ कि मैं जो इंफ्रा कंपनीज होती हैं जो B2B ऑर्डर पे काम करती हैं उन पे उतना बुलिश नहीं होता जितना जो कंज्यूमर कंपनीज होती है उन पे बुलिश होता हूँ। मेरे इस पर्सपेक्टिव को मैं ये कंपनी का एग्जांपल लेके आपको समझाने की कोशिश करूंगा। कंपनी का नाम है ईपैक प्रीफैब। ईपैक प्रीफैब आपको पता ही होगा, पीबी सेगमेंट में काम करती है। पीबी का मतलब प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग, मतलब यदि किसी कंपनी को अपना वेयरहाउस बनवाना है, अपनी फैक्ट्री बनवानी है, तो वो डायरेक्टली ईपैक प्रीफैब को अपना कॉन्ट्रैक्ट देते हैं और अपना काम एग्जीक्यूट करवाते हैं। तो इस तरह की कंपनीज ऑर्डर बुक पे काम करती हैं। एंड जब ईपैक प्रीफैब का आईपीओ आया था, तब उनके मैनेजमेंट की तरफ से अपना गाइडेंस था कि नियर टर्म के अंदर, मतलब FY26, FY27, FY28 के अंदर हम लोग अराउंड 30 से 35% से ग्रोथ करेंगे। एंड जब इनका क्वार्टर टू का रिजल्ट आया था, उस टाइम पे इनका जो ग्रोथ गाइडेंस था उसको उन्होंने अचीव कर लिया था। बट जैसे भी क्वार्टर थ्री के रिजल्ट आए, तो उनका जो एक्चुअल रेवेन्यू ग्रोथ डिलीवर हुआ है वही ने परस्पेक्टिव से वो निकल के आया 22% के आसपास में। एंड जब कल इनका 22 जनवरी को इनका जब कॉन कॉल हुआ था, एंड जब मैनेजमेंट से पूछा गया कि आपका ग्रोथ गाइडेंस था 30 से 35% से अचीव करने का, और आपने केवल यहाँ पे 22% ग्रोथ डिलीवर किया है, तो मैनेजमेंट ने अपने रिप्लाई के अंदर जो इनका ग्रोथ गाइडेंस था उसको घटा दिया। एंड उन्होंने ये बोला कि अब नियर टर्म के अंदर हमारा जो ग्रोथ का गाइडेंस होगा लगभग 20% के आसपास में होगा। मतलब FY27, FY28 के अंदर हम लोग अराउंड 20% से यहाँ पे ग्रोथ करेंगे। तो मैं सिंपली ये कहना चाहता हूँ कि आज से 3 से 4 महीने पहले जब इनकी कॉन कॉल हुई थी, मैनेजमेंट के इंटरव्यू हुए थे, उस टाइम पे मैनेजमेंट ने 30 से 35% का ग्रोथ गाइडेंस दिया ही क्यों था? मतलब यदि उनको पता है कि उनका बिजनेस 30 से 35% से ग्रोथ नहीं करेगा, तो फालतू में इन्वेस्टर्स को गुमराह करने की कोशिश क्यों करी? एंड इस टाइप के केस के अंदर जैसे मैनेजमेंट अपना ग्रोथ गाइडेंस घटाती है, तो उसका बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट यहाँ पे उसके स्टॉक प्राइस पे होता है, जो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो इंफ्रा कंपनीज होती है उनका बिजनेस, जो उनका क्लाइंट है उसके बिजनेस पे डायरेक्टली डिपेंड करता है। यदि उनके क्लाइंट का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, तो टाइम टू टाइम ईपैक जैसी कंपनी से अपने सर्विसेज मांगते रहेंगे, एंड ईपैक जैसी कंपनीज का यहाँ पे बिजनेस चलता रहेगा। एंड यहाँ पे एक और दिक्कत होती है, जो इनका क्लाइंट है वो भी एक बड़ी कंपनी है, तो यहाँ पे रिसीवेबल्स का बड़ा पंगा फंसता है। मतलब यदि किसी इंफ्रा कंपनी ने किसी दूसरी कंपनी को, मतलब B2B बिजनेस किया, तो यहाँ पे क्रेडिट पीरियड का टाइम होता है, तो उसके बेसिस पे काफी डेज का यहाँ पे रिसीवेबल फंसा होता है, जिसकी वजह से इंफ्रा कंपनीज के यहाँ पे रिसीवेबल्स फंसे रहते हैं। तो मैं इन समरी ये कहना चाहता हूं, जो इंफ्रा कंपनीज है जो ऑर्डर बुक पे काम करती है, जिनका बिजनेस एक B2B बिजनेस है, तो वहां पे सबसे बड़ा पंगा ये रहता है कि इस बिजनेस की जो सर्टेनिटी है अपकमिंग क्वार्टर्स में कैसी रहेगी, क्या ये वाला बिजनेस अपकमिंग क्वार्टर्स के अंदर स्केलेबल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो ये सारे डाउट्स वहां पे बने रहते हैं। एंड साथ में यदि मैनेजमेंट अपना ग्रोथ गाइडेंस घटा देता है, तो वहां पे स्टॉक को बहुत अच्छा खासा पनिश किया जाता है। एंड ईपैक की मैनेजमेंट ने साथ में ये भी कहा था कि हमारा जो क्वार्टर थ्री का रेवेन्यू होगा वो क्वार्टर टू के रेवेन्यू के आसपास में होगा। क्वार्टर टू के अंदर इन लोगों ने अराउंड 430 करोड़ के आसपास में रेवेन्यू किया था, एंड अभी क्वार्टर थ्री के अंदर क्वार्टर टू के कंपैरिजन में 20% कम रेवेन्यू रिपोर्ट किया है। मतलब जो इनका क्वार्टर थ्री का गाइडेंस था वहां पे भी दिक्कत देखने को मिल रही है। ऑल्दो मैनेजमेंट ने यहाँ पे फिर से रिट्रेट किया है कि जो हमारा FY26 का ग्रोथ गाइडेंस था 1500 करोड़ रुपए का, उसको हम लोग अचीव कर लेंगे। बट वो गाइडेंस इनको अचीव करने के लिए क्वार्टर फोर के रेवेन्यू के अंदर वायु पर्सपेक्टिव से लगभग 35 से 40% ग्रोथ करनी पड़ेगी। तो एक बार ये देखना पड़ेगा कि क्वार्टर फोर के अंदर इनका जो रेवेन्यू ग्रोथ है 35 से 40% से आता है या नहीं आता है। एंड यदि क्वार्टर फोर के अंदर ये लोग 35 से 40% ग्रोथ नहीं कर पाते हैं, तो इनका जो गाइडेंस है 1500 करोड़ रुपए का FY26 के लिए वो अचीव नहीं हो पाएगा। तो उस टाइम पे इस कंपनी के स्टॉक पे और मार पड़ सकती है। मतलब मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रहा कि स्टॉक की वैल्यूएशन क्या है, बहुत चीप वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है, लगभग 20-22% की ग्रोथ करने वाली कंपनी है, 20 की पी रेशियो पे ट्रेड कर रही है। दैट इज डिफरेंट थिंग। मैं इन समरी ये बोलना चाहता हूँ कि मैनेजमेंट का जो गाइडेंस है वो यहाँ पे मैनेजमेंट घटा रही है। इसकी वजह से एक इन्वेस्टर ये समझता है कि मैनेजमेंट तो इन्वेस्टर्स को यहाँ पे गुमराह कर रही है। एंड आपने देखा होगा इसी वजह से काफी सारे इन्वेस्टर्स का यहाँ पे कैपिटल इरोड हुआ है। मतलब ऐसे केस के अंदर कोई इन्वेस्टर्स ऐसी कंपनीज के मैनेजमेंट पे कैसे भरोसा कर सके, कैसे इस तरह की कंपनीज के मैनेजमेंट पे यहाँ पे कॉन्फिडेंस दिखाया जा सकता है। इसीलिए कंपनी के स्टॉक में यहाँ पे अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला है। मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा कि फ्यूचर के अंदर इस कंपनी का स्टॉक प्राइस आगे नहीं बढ़ेगा, बिकॉज 20 का पी के आसपास में इसका स्टॉक ट्रेड कर रहा है, 20% से बिजनेस ग्रो करेगा, तो देर इज पॉसिबिलिटी जिस रेट से इनका बिजनेस ग्रोथ करेगा उस रेट से यहाँ पे रिटर्न मिलने की यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। बट मैं ये बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे मैनेजमेंट का जो इंटेंशन है उस पर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क खड़ा होता है। एंड ये इस तरह की सारी चीजें जो B2B कंपनीज होती हैं उनके अंदर ज्यादा देखने को मिलती है। बिकॉज जो कंज्यूमर कंपनीज होती है ना, जिनके मैनेजमेंट जो अपना ग्रोथ गाइडेंस देती है, तो उसको अचीव करने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा? या तो अपना रिटेल स्टोर एक्सपेंशन करना पड़ेगा, या फिर जो हॉस्पिटल कंपनीज होती है उनको अपना हॉस्पिटल की बेड कैपेसिटी है उसको एक्सपेंड करना पड़ेगा। उसके लिए या तो किसी हॉस्पिटल को एक्वायर करेंगे, या फिर यहाँ पे कोई ग्रीनफील्ड कैपेसिटी स्टार्ट करेंगे, या फिर कोई एनबीएफसी या बैंक है जो लैंडिंग बिजनेस के अंदर है वो अपना बिजनेस ग्रोथ कराने के लिए यहाँ पे ब्रांच एक्सपेंशन करती रहेगी। तो ये जो इस तरह के एक्सपेंशन होते हैं वो उनके टोटल बिजनेस के अंदर छोटा छोटा पार्ट बन के ऐड होते हैं। तो मतलब यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि किसी रिटेल कंपनी के मैनेजमेंट ने लगभग 35 से 40% से स्टोर एक्सपेंशन का ग्रोथ गाइडेंस दिया था और हमें एक साल बाद पता लगेगा कि यार इसका स्टोर एक्सपेंशन हो रहा है कि नहीं हो रहा। वो तो जैसे क्वार्टर रिपोर्ट आएगी। एंड आजकल तो जो कुछ कुछ रिटेल कंपनीज होती हैं वो अपना स्टोर एक्सपेंशन का अपडेट यहाँ पे डायरेक्टली BSE की वेबसाइट पर डालती रहती है। एंड जो हॉस्पिटल्स होते हैं
जब नया कोई अपना यहाँ पे हॉस्पिटल एक्वायर करते हैं या फिर कोई ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बीएससी वेबसाइट पे आ जाती है, तो वहां से हमें क्लैरिटी मिल जाती है कि जो ये कंज्यूमर बिजनेस है वो किस डायरेक्शन में ग्रोथ कर रहा है, कि मतलब जो कंज्यूमर बिजनेस है जो इसने गाइडेंस दिया था क्या उस पाथ पे ये लोग काम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। एंड साथ में जो कंज्यूमर बिजनेस है उनकी सबसे अच्छी बात और ये है कि कोई उनका कस्टमर उनके यहाँ पे सर्विस या प्रोडक्ट लेने गया तो जो स्टोर से बाहर निकलेगा या फिर हॉस्पिटल से बाहर निकलेगा तो सबसे पहले पेमेंट करके निकलेगा। मतलब यहाँ पे कैश फ्लो का कोई पंगा ही नहीं रहता है, कोई रिसीवेबल्स का पंगा ही नहीं रहता है। जितना सर्विस यहाँ पे सेल हुआ या जितना प्रोडक्ट यहाँ पे बिका उसका पेमेंट तुरंत ही कंपनी को मिल जाता है। मतलब कोई रिसीवेबल्स का पंगा नहीं, कोई कैश फ्लो का पंगा नहीं, इसलिए जो कंज्यूमर कंपनीज होती है ना उन पे मेरे को ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है। एंड साथ में एक और B2B कंपनी की बात कर लें, केन्स टेक्नोलॉजी। इनके मैनेजमेंट की तरफ से ग्रोथ गाइडेंस है कि FY26 के अंदर हम लोग 4500 करोड़ रुपए का रेवेन्यू अचीव करेंगे। एंड जो H1 के अंदर इन लोगों ने डिलीवरी करी है उसके अकॉर्डिंग इनको H2 के अंदर वाई में पर्सपेक्टिव से लगभग 70 से 75% का यहाँ पे ग्रोथ दिखाना पड़ेगा। एंड देखते हैं, अभी तो क्वार्टर 3 का रिजल्ट आना बाकी है, क्वार्टर 4 का रिजल्ट आना बाकी है। एंड यदि क्वार्टर 3 क्वार्टर 4 के अंदर केन्स टेक्नोलॉजी वाई में पर्सपेक्टिव से 70 से 75% ग्रोथ कर देता है तो बहुत अच्छी बात है। यदि वो ग्रोथ अचीव नहीं कर पाएगा तो इनको भी अपना ग्रोथ गाइडेंस घटाना पड़ेगा, तो उस टाइम पे भी उनके स्टॉक के साथ वही होगा जो इपैक प्रीफैब के स्टॉक के साथ में हुआ है। तो ऑल्दो केन्स टेक्नोलॉजी का तो क्वार्टर 3 का रिजल्ट आना बाकी है, एक बार देखते हैं क्वार्टर 3 का रिजल्ट कैसे आता है। उसके बाद में हम लोग कुछ कंक्लूजन निकाल पाएंगे कि इनके मैनेजमेंट ने ग्रोथ गाइडेंस घटाया है या फिर इंटैक्ट रखा है। तो आई थिंक मैं आप लोगों को जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मेरा जो पर्सपेक्टिव है, जो B2B कंपनीज होती हैं, जो इंफ्रा कंपनीज होती हैं, जो ऑर्डर बुक पे काम करती हैं, उन पे मैं उतना बुलिश नहीं हूं जितना मैं कंज्यूमर कंपनीज के साथ बुलिश होता हूं। एंड मेरे पोर्टफोलियो के अंदर भी जो मैक्सिमम लोकेशन है वो कंज्यूमर कंपनीज को है, बिकॉज कंज्यूमर कंपनीज के साथ में मैं थोड़ा ज्यादा कंफर्ट फील करता हूं। एंड जब मार्केट करेक्शन फेज के अंदर होता है तो उस टाइम के अंदर जो कंज्यूमर कंपनीज होती हैं वो रिलेटिवली कम करेक्ट होती हैं। तो जस्ट मैंने मेरा पर्सपेक्टिव शेयर किया है, ये मेरी तरफ से कोई स्टॉक रिकमेंडेशंस नहीं है। आप लोग अपनी खुद की रिसर्च करना, खुद का एनालिसिस करना, उसके बाद में ही डिसाइड करना कि आपको कौन सा स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है या फिर नहीं करना है। एंड यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक जरूर करना एंड साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, बिकॉज ऐसे ही मैं हाई ग्रोथ करने वाली कंपनीज के रिजल्ट का एनालिसिस करके वीडियो बना के यहाँ पे अपलोड करता रहता हूँ जो आप लोगों को हेल्प करेगा आपके पोर्टफोलियो को रिस्ट्रक्चर करने में। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।